हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीज पॉइंट। सो लास्ट पार्ट में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स तक कंप्लीट कर लिया था। सो दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ द सीरीज क्लास 12 फिजिक्स इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। लेकिन अगर आपको स्टार्टिंग से ये चैप्टर करना है देन प्लीज गो एंड वॉच पार्ट 1 एंड 2 ऑन माई चैनल। लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। So in this video, we will cover electric dipole, dipole moment, field of an electric dipole, physical significance of dipole and dipole in an uniform external field. लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज गो एंड सब्सक्राइब टू इट और अपने टॉपिक सजेशंस मुझे कमेंट में ज़रूर बताते रहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So first of all, what is an electric dipole? An electric dipole is a pair of equal and opposite point charges q and minus q separated by a distance 2a. The direction of the dipole is from minus q to q. Also, the total charge of a dipole is always zero. However, the electric field due to a dipole is not always zero. चलिए बात करते हैं डाइपोल मोमेंट के बारे में। सो डाइपोल मोमेंट इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्जेस एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। इट इज डिनोटेड बाय P और इसका फॉर्मूला होगा P इज इक्वल टू Q इंटू 2A, वेयर Q इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्जेस। दोनों सेम ही है, बस उसका साइन नहीं लेना, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, एंड 2A इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर होता है, यानी इसकी कोई डायरेक्शन भी होगी तो इसकी डायरेक्शन बेसिकली डाइपोल डायरेक्शन के इक्वल है, दैट इज फ्रॉम माइनस Q टू Q। और एक्चुअली में इसका यूज क्या है वो मैं आपको आगे फिजिकल सिग्निफिकेंस में बता दूंगी। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इस डाइपोल की वजह से अलग अलग पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगी, तो अभी हम दो मेजर पॉइंट्स पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। फर्स्ट इज एक्सियल पॉइंट एंड सेकेंड इज इक्वेटोरियल पॉइंट। चलिए सबसे पहले एक्सियल पॉइंट्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं। यहाँ पे एक्सियल पॉइंट का मतलब है कि जैसे मान लीजिए ये डाइपोल है, इसको अगर मैं आगे एक्सटेंड करूं तो ये जो लाइन है इसे बोलेंगे एक्सिस ऑफ डाइपोल, और इस लाइन पे कोई भी पॉइंट हो उसे बोलेंगे एक्सियल पॉइंट। और इन सारे पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ही फॉर्मूला होगा जो हम आगे अभी डिराइव करेंगे। So now let point P be at a distance r from the center of the dipole on the side of the charge plus Q. अब इस P पॉइंट पे दोनों ही चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, तो हम इंडिविजुअली दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और उसके बाद उसको ऐड कर लेंगे। So now the electric field at P due to minus Q charge will be equal to minus Q upon में 4 pi epsilon naught into r plus a का होल स्क्वायर इंटू P। सिमिलरली प्लस Q चार्ज की वजह से वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r माइनस a का होल स्क्वायर इंटू P। सो नाउ लेट्स ऐड देम टू गेट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। सो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस Q चार्ज। अब इन दोनों में से Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा 1 अपॉन r माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन r प्लस a का होल स्क्वायर। ऑन फर्दर सॉल्विंग वी गेट Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4ar अपॉन में r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू P। So this is the formula for electric field due to a dipole on its axial point. Now let's take a special case. तो अगर ये पॉइंट P डाइपोल से काफी ज्यादा डिस्टेंस पे हुआ सो दैट R बिकम्स मच मच ग्रेटर देन A, तो हम इस फॉर्मूले में a स्क्वायर को डिनोमिनेटर में से इग्नोर कर सकते हैं। सो फॉर्मूला अब थोड़ा छोटा हो जाएगा, यानी E विल बी इक्वल टू 4QA अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब इंटू यूनिट वेक्टर P। अगर आप ध्यान से देखें तो न्यूमरेटर में 2QA को अगर अलग करें तो वो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला बन जाएगा, तो हम इसे डायरेक्टली P से रिप्लेस कर देते हैं। सो द फाइनल फॉर्मूला बिकम्स E इज इक्वल टू 2P अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R क्यूब फॉर R वेरी वेरी ग्रेटर देन A। तो चलिए अब इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव करते हैं। अगर हम एक डाइपोल के सेंटर पे परपेंडिकुलरली कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो उससे बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन, एंड उस लाइन के हर पॉइंट को हम बोलेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट, एंड सभी इक्वेटोरियल पॉइंट्स के लिए सेम फॉर्मूला लगेगा जो कि हम अभी डिराइव करने वाले हैं। So let's take a point on the equatorial line of a dipole at a distance r from the center of the dipole. अब इस P पॉइंट पे दोनों ही चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, जिसको हम अलग अलग निकालेंगे एंड देन उसको ऐड कर लेंगे।
यहाँ प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पी पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड्स होगी और माइनस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड्स होगी. And the value of electric field at P due to plus Q charge is Q upon में 4 pi epsilon naught into 1 upon r square plus a square. यहाँ डिनोमिनेटर में डिस्टेंस का स्क्वायर करने की वजह से अंडर रूट हट गया है. एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज विल बी Q अपॉन में 4 pi epsilon naught into 1 अपॉन में r square plus a square. अब हमें इन दोनों को ऐड करना होगा, लेकिन ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स ना ही एग्जैक्टली सेम डायरेक्शन में है और ना ही एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में. तो इनको ऐड करने के लिए हमें इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में इनको ब्रेक करना होगा. अब ये जो प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है ये इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ थीटा एंगल बनाएगा, क्योंकि एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल आर इक्वल. ये जो माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है ये इस वर्टिकल लाइन के साथ 90 माइनस थीटा का एंगल बनाएगा, जो कि हमने इस राइट एंगल ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी की हेल्प से निकाला है. तो चलिए सबसे पहले हम प्लस क्यू चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को ब्रेक करते हैं. तो ये होगा ई कॉस थीटा एंड ई साइन थीटा. अब माइनस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ब्रेक होगा ई कॉस 90 माइनस थीटा एंड ई साइन 90 माइनस थीटा में. एंड बाय फॉर्मूला ये ई साइन थीटा एंड ये ई कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा. अब हम देख सकते हैं कि साइन थीटा के कंपोनेंट्स कैंसिल आउट हो रहे हैं और बचेंगे सिर्फ कॉस थीटा वाले कंपोनेंट्स. अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं. सो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी विल बी इक्वल टू E इज इक्वल टू ई ड्यू टू प्लस क्यू प्लस ई ड्यू टू माइनस क्यू इंटू कॉस थीटा, जो कि कॉमन आया है. इस कॉस थीटा की वैल्यू मैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज करके निकाल लूंगी, विच इज ए अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. ऑन पुटिंग द वैल्यूज वी गेट q upon 4 pi epsilon naught into 1 upon r square plus a square plus q upon 4 pi epsilon naught 1 upon r square plus a square into a upon under root r square plus a square, which will further be equal to 2qa upon में 4 pi epsilon naught into r square plus a square की पावर 3/2 into unit vector p. तो ये तो हो गया इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला. लेकिन इसमें भी वही सेम स्पेशल केस आएगा. व्हेन r इज मच मच ग्रेटर देन a, तो हम डिनोमिनेटर में से a स्क्वायर को इग्नोर कर सकते हैं एंड द फॉर्मूला बिकम्स e इज इक्वल टू 2qa अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब इनटू यूनिट वेक्टर p. अगर आप ध्यान से देखें तो न्यूमरेटर में फिर से डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला बन गया है. तो अब हम इस 2qa इनटू यूनिट वेक्टर p को p से रिप्लेस कर देंगे. तो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला ऑफ द स्पेशल केस. अगर हम ध्यान से देखें तो एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट्स के स्पेशल केसेस वाले फॉर्मुलेज का आपस में एक रिलेशन है. दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल पॉइंट इज ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल. एक डाइपोल का फिजिकल सिग्निफिकेंस उसका डाइपोल मोमेंट बताता है. तो ये जो डाइपोल मोमेंट है ये हमें किसी भी मॉलिक्यूल की पोलैरिटी मेजर करने में हेल्प करता है. मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देके समझाती हूँ. फॉर एग्जाम्पल एक कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस कोइंसाइड करते हैं तो उनका डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाता है. तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका डाइपोल मोमेंट जीरो हो उन्हें हम कहते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स. ऑन द अदर हैंड एक वाटर के मॉलिक्यूल में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दूर दूर होते हैं तो उनका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता. तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स. So the last topic of the video, dipole in an uniform external field. क्या होगा अगर हम एक डाइपोल को उठाकर एक यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें. So for this, let's assume a dipole of permanent dipole moment P in an uniform external electric field of magnitude E. अब इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से दोनों ही चार्जेस प्लस Q और माइनस Q पे फोर्स लगेगा. So the force on Q will be equal to QE and the force on minus Q charge will be equal to minus QE. Since E is uniform, so the net force will be equal to 0. बट ये दोनों ही फोर्सेस डिफरेंट पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं. सो फोर्स तो जीरो हो गया बट टॉर्क जीरो नहीं होगा. एंड वी नो कि टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. सो यहाँ पर टॉर्क विल बी इक्वल टू QE इनटू 2A sin थीटा, विच विल बी इक्वल टू 2QA E sin थीटा. एंड 2QA तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है. सो 2QA को हम P से रिप्लेस कर देंगे. सो टॉर्क बिकम्स PE sin थीटा एंड ये क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला है. सो टॉर्क विल बी इक्वल टू P क्रॉस E एंड ये तभी वैलिड है जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी.
बट व्हाट हैपेंस व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म? तो इसमें भी दो केसेस बनते हैं. फर्स्ट, व्हेन डाइपोल मोमेंट वेक्टर इज पैरेलल टू ई. सेकंड, व्हेन इट इज एंटी पैरेलल टू ई. वैसे इन दोनों ही केसेस में इस बार टॉर्क जीरो होगा, क्योंकि टॉर्क के फॉर्मूले में जो थीटा एंगल है वो पी और ई के बीच का एंगल होता है, लेकिन एंटी पैरेलल या पैरेलल होने की वजह से थीटा तो जीरो होगा. सो साइन थीटा विल बी इक्वल टू जीरो, इसीलिए टॉर्क जीरो होगा. बट येस, दिस टाइम फोर्स विल नॉट बी इक्वल टू जीरो. सो लेट्स टेक द फर्स्ट केस व्हेन P इज पैरेलल टू E. एंड मैं आपको बता चुकी हूँ कि इस केस में टॉर्क जीरो होगा बट फोर्स जीरो नहीं होगा. सो इस केस में हमने डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल में रख दिया है, तो आप देख सकते हैं कि डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है. सो यहाँ आप देख सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में फील्ड इंक्रीज हो रही है, नेट फोर्स भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है. सो दिस मीन्स कि व्हेन P इज पैरेलल टू E, the dipole has a net force in the direction of increasing field. So अब सेकेंड केस में हम डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड से जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में रखेंगे, so that P becomes anti parallel to E. अब इसमें हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि नेट फील्ड की डायरेक्शन तो डिक्रीजिंग फील्ड की तरफ जा रही है. So this means that when P is anti parallel to E, the dipole has a net force in the direction of decreasing field. So from these two cases, we can conclude that force depends on the orientation of P with respect to E. So that is it for today, guys. Stay tuned for the last part of this chapter. Thanks for watching. Also, please don't forget to subscribe to my channel and share it with everyone.